मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप हमें डेली देख रहे होंगे, आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे। तो हम आपसे डेली जुड़ते हैं, जिसमें जो भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, उस दिन जो घटनाएं घटी होती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उनका डिस्कशन करते हैं। उनसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, उनको हम फ्रेम करते हैं और वैसे ही तरीके से पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो वो है पूरा वीकली करंट अफेयर्स, मतलब पिछले हफ्ते जो भी घटनाएं घटी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, खेल से रिलेटेड या नियुक्तियों से रिलेटेड, वो सारी एक जगह मैंने कंपाइल करके रखी है। तो आपको अगर चाहिए कि पूरे हफ्ते का आपको करंट अफेयर्स एक ही जगह मिल जाए, तो आप हर मंडे को हमसे जुड़ सकते हैं। मंडे के दिन मैं आपको पूरा वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम अपना। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी जो भी इंपॉर्टेंट रही हैं। पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय समाचार, मतलब नेशनल न्यूज़ जो भी इंपॉर्टेंट रही है एक हफ्ते में। उसमें पहला क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपराधिक संहिता विधेयक को स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 आपराधिक संहिता विधेयकों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पुराने कानूनों को बदलना और अपराधों को पुनः परिभाषित करना है। हाल ही में 3 कानून चेंज किए गए हैं, मतलब कि जो पुराने कानून थे उनमें थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, पुरानी चीज़ें रिमूव की गई हैं। आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, और मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुत डिटेल में इसके बारे में कि हेट स्पीच देते हैं आप, या फिर मॉब लिंचिंग हो गया, उस चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे कानून नए परिभाषित किए गए हैं, नए कानून लाए हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा विधेयक को स्वीकृति दी जाती है। तो किसके द्वारा दी गई है विधेयक को स्वीकृति? राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो हाल ही में जो विधेयक आया हुआ है हमारा आपराधिक संहिता का, वो किसके द्वारा उसकी स्वीकृति दी गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसकी डिटेल्स आप ना हमारे पिछले पुराने वीडियोज़ में देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो इसलिए हम थोड़ा क्विक करेंगे आज, ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, थोड़ा थोड़ा पता रहे आपको। दूसरा हमारा क्या है, आयुष्मान कार्ड्स हैं। मील का पत्थर मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी होने का जश्न मनाया है। मतलब आयुष्मान जो भारत हमारी योजना चल रही थी, उसमें हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 करोड़ कार्ड छप चुके हैं, मतलब 1 करोड़ कार्ड जारी हुए हैं इसके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बहुत सराहना की है, उससे रिलेटेड है ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये वाला, यूपी से रिलेटेड है ये। ठीक है, लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर। ठीक है, लखनऊ में पहला एआई शहर घोषित किया, मतलब बनाया जाने वाला है। भारत का पहला शहर है एआई। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें तकनीकी अनुसंधान केंद्र और शैक्षिक संस्थाओं का समावेश होगा। मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक भारत का पहला एआई शहर बनाया जाएगा, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तकनीकी सुविधाएं होंगी वहाँ पर, तकनीकी से रिलेटेड नई नई चीज़ें ऐड होंगी, अनुसंधान केंद्र होंगे वहाँ पर, और शैक्षिक संस्थाओं का समावेश भी किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से स्टेट में पहला एआई शहर बनाया जाने वाला भारत में? तो यूपी के लखनऊ जिले में बनाया जाने वाला है। ठीक है, मणिपुर में निमोनिया निवारण के लिए सांस अभियान, मैंने पढ़ाया था आपको सांस अभियान। तो सांस अभियान कहाँ पे चालू किया गया है? मणिपुर में चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और किससे रिलेटेड है? तो निमोनिया निवारण से रिलेटेड है। ठीक है, मणिपुर ने 2023-24 के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है, जिसका फोकस है बचपन के निमोनिया पर जागरूकता और निवारण रणनीतियों पर। ठीक है, तो जो निमोनिया है वो उस पर निवारण कैसे करना है, उससे कैसे बचना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड न्यूज अभी है। ठीक है, इन्होंने अभियान शुरू किया है, मणिपुर में ही स्टार्ट हुआ है ये, और सांस अभियान नाम है इसका, और निमोनिया से रिलेटेड है ये। ठीक है, निमोनिया निवारण से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हमारा है बिहार पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज है, बिहार पुलिस ने स्टार्ट किया इसको। ठीक है, शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? एफआईआर दर्ज करने के 75 दिन के भीतर ही आपराधिक जांच को तेज ही करना। मतलब कि आजकल जो पुलिस विभाग बहुत स्लो काम कर रहा है, केसेस पेंडिंग रहते हैं, उनकी जांच टाइम से नहीं हो पाती है, फाइल्स एफआईआर किसी ने दर्ज करा दी और लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पुलिस वाले ध्यान नहीं देते। इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए एक अभियान चला गया है। अभियान का नाम क्या है?
मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। इसमें क्या है, आप FIR दर्ज कराते हो तो जो भी केस है, जो भी मामला है, उस पर 75 डेज के अंदर अंदर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, आपके पास रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए। उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को टाइट करने के लिए ये चलाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है। जैसे मैंने पिछला न्यूज़ पढ़ाया आपको नेशनल वाला, उसमें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैंने कहीं मिस किए हैं पिछले हफ्तों में, उनको मैंने स्पेशली ऐड किया है। ठीक है, तो हमारा अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है हमारी। अंगोला का ओपेक से निकास, मतलब अंगोला ने क्या किया, ओपेक से निकास मतलब निकल गया है। अंगोला ने ओपेक से अपने प्रस्थान की घोषणा की है, मतलब ओपेक से खुद ही अंगोला बाहर जा रहा है, जो छोटे तेल उत्पादन वाले देशों के ओपेक से दूरी बनाने के रुझान का हिस्सा है। क्या, जो छोटे तेल उत्पादन वाले देशों के ओपेक से दूरी बनाने के रुझान का हिस्सा है। जो छोटे छोटे देश हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं, वो अपना रुझान जो है या ओपेक से थोड़ा दूर मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो ओपेक जो पहले शामिल था, जो अंगोला पहले शामिल था ओपेक में, वो बाहर जा रहा है, वो इसमें नहीं रहना चाहता है, उससे रिलेटेड है। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में कौन से देश ओपेक से बाहर हुआ है, बाहर होने की घोषणा की है, तो वो है अंगोला। फिर क्या, अर्जेंटीना में भारत का लिथियम अन्वेषण, अभी पढ़ाया था मैंने आपको कि 5 लिथियम ब्लॉक्स खरीदे हैं, ब्लॉक्स पे इन्वेस्टमेंट किया है भारत ने। भारत अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के लिए अन्वेषण अधिकार प्राप्त करने जा रहा है, जो महत्वपूर्ण खनिजों के प्रति रणनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत है। मतलब लिथियम से रिलेटेड 5 ब्लॉक्स भारत ने अर्जेंटीना में लिए हैं, उन पर अन्वेषण करेंगे, उनको सारी चीज़ें करेंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा किया है। तो ये इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने लिथियम अन्वेषण जो है किसके साथ समझौता साझा किया है, तो अर्जेंटीना के साथ किया है। ठीक है, पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक फतह-2 रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। फतह-2 प्रणाली का रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है किसने, पाकिस्तान ने। पूछ सकता है फतह-2 प्रणाली का रॉकेट कहाँ, किस देश का है, तो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी विकसित मार्गदर्शित मल्टी लॉन्च रॉकेट प्रणाली फतह का सफल परीक्षण किया है, जिससे इसकी मिसाइल क्षमता में सुधार हुआ है। मतलब पाकिस्तान का स्वदेशी है, मतलब पाकिस्तान में अपनी ही टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया है फतह-2। तो यह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतह-2 प्रणाली जो रॉकेट प्रणाली है किस देश की है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने उसका निर्माण किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट है महिलाएं और आयुष्मान कार्ड्स, मतलब महिलाएं आयुष्मान कार्ड जो हमारे अभी 1 करोड़ हुए हैं, जिसकी प्रशंसा की थी नरेंद्र मोदी जी ने। उसका डाटा एक आया था, उसमें था कि 48% कार्ड्स जो हैं वो टोटल महिलाओं, 48 या 49%, एक बार चेक कर लीजिएगा, 48 या 49% कार्ड्स जो हैं, जो कार्ड धारक हैं वो महिलाएं हैं, मतलब आयुष्मान कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली। तो कार्ड आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और ABPMJ के अंतर्गत अनुमोदित अस्पताल प्रवेश का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, मतलब 49% जो हिस्सा है, अप्रॉक्स मतलब आधा मान सकते हैं उसको, महिलाएं ही ऐसी हैं जो कार्ड्स का यूज़ कर रही हैं। 50% महिलाएं लगभग हैं जो आयुष्मान कार्ड का यूज़ कर रही हैं, उससे रिलेटेड है। अंबाती रायडू का राजनीति में प्रवेश हुआ है। अंबाती रायडू कौन है, पूछ सकता है आपसे। पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने YSCRP में शामिल हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अंबाती रायडू किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं, तो YSRCP में शामिल हुए हैं। कहाँ की पार्टी है, आंध्र प्रदेश की है। और अंबाती रायडू का जो पहला उनका काम क्या था या उनके किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो पूर्व क्रिकेटर हैं ये, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अर्जेंटीना में ब्रिक्स सदस्य को नकार दिया है, सदस्यता को नकार दिया, सॉरी, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स सदस्यता को नकार दिया है। अर्जेंटीना राष्ट्रपति जावियर मिलेई ने ब्रिक्स सदस्यता को नकार दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल के साथ कतिपय संबंध को और आगे बढ़ाना का चयन किया है। मतलब कि अर्जेंटीना को हाल ही में एक ऑफर दिया गया था या वो ब्रिक्स ज्वाइन करने वाले थे, बट उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन मना करने के साथ साथ ही वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से मना कर दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है जिसने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से मना किया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बन सकते हैं।
हमारा है नेक्स्ट राज्य समाचार, स्टेट न्यूज़ है ये, थोड़ा सा स्टेट न्यूज़ मतलब कि राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में है ये। तो हमारा है कर्नाटक में KSRTC का नम्मा कार्गो, कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने नम्मा कार्गो का शुभारंभ किया है, जिसमें वहन पथ पर सामान की सेवाएं प्रस्तुत की गई हैं और पहले महीने में 100 ट्रकों की शामिलता की जाने की योजना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि नम्मा कार्गो क्या है। तो नम्मा कार्गो एक तरीके से परिवहन से रिलेटेड एक योजना है जिसको कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और वहाँ के जो परिवहन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री कौन है, रामलिंगा रेड्डी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। उन्होंने क्या किया है, जैसे कोई बस वगैरह जाती है, सामान सेवाएं भी मतलब वहन पथ पर सामान की सेवाएं भी प्रस्तुत की हैं कि सवारी के साथ साथ आप सामान का भी ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उससे रिलेटेड है ये स्टार्ट किया है। ठीक है, 100 ट्रकों को शामिल की जाने की भी बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट हमारा है चंडीगढ़ परियोजना। हाल ही में चंडीगढ़ परियोजना से रिलेटेड न्यूज़ रही है, तो आपसे पूछ सकता है कि चंडीगढ़ परियोजना में कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, किसने शुभारंभ किया है। ठीक है, तो क्या है, चंडीगढ़ परियोजना का मूल्य जो है 368 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसने स्टार्ट किया है, किसने इसका शुभारंभ किया था, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 368 करोड़ रुपए के मूल्य की 9 परियोजनाएं का उद्घाटन किया है, जिसमें वाणिज्य और विकासात्मक विकास के प्रति बड़ी कटिबद्धता, जिसमें पुलिस फ्लीट की जोड़ी गई। मतलब क्या है, जो चंडीगढ़ परियोजना है उसके अंदर पूरी 9 परियोजनाएं हैं टोटल, जिनका टोटल खर्च कितना, लगभग 368 करोड़ रुपए होगा, जिसका शुभारंभ अमित शाह जी ने किया हुआ है। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो चंडीगढ़ परियोजना स्टार्ट की गई है उसमें कितनी धनराशि खर्च होने की आशंका, धनराशि आवंटित की गई है 368, उसमें कितनी योजनाएं और शामिल हैं, तो उसके अंदर 9 योजनाएं पूरी टोटल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनोर क्षेत्र चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव की घटना हुई है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस क्षेत्र में अमोनिया गैस रिसाव हुआ है, तो एनोर क्षेत्र है। एनोर क्षेत्र है जो चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई के उत्तरी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना में मंगलवार रात को अमोनिया गैस रिसाव हुआ, जिससे लगभग 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि आपसे हाल ही में किस देश के किस क्षेत्र में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, या ये पूछ सकता है कि चेन्नई के एनोर में किस गैस के रिसाव के कारण 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो एनोर, तो आपसे हो सकता है क्या, अमोनिया गैस रिसाव के कारण। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदला गया है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया है। जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी बदला गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनका जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या का, उसका नया नाम क्या दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हमारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, या होगा। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने का अमूर्त तैयारी में है। मतलब पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा है यूपी में, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जिससे इस प्रयाग के तीर्थ स्थल की सुरक्षा में और मदद मिलेगी। मतलब कि क्या है कि जब अयोध्या जैसी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो लोग वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल लोग भी, मतलब बाहर से विदेशी भ्रमण करने के लिए भी लोग वहाँ पे आएंगे, तो इससे टूरिज्म थोड़ा वहाँ पे इंक्रीज होगा। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आपको बस इतना याद रखना है कि नाम बदल के क्या नया रखा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर ओबीसी आरक्षण। मतलब जम्मू कश्मीर में ओबीसी आरक्षण दिया गया है हाल ही में। तो जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज अधिनियमों में ओबीसी आरक्षण की शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति क्या है, नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की नीति पेश की गई है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको बस पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की जिला आंतरिक हेलीकॉप्टर सेवा। मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, जिला आंतरिक हेलीकॉप्टर सेवा मतलब एक ही स्टेट में, जैसे यूपी है ये 2 जगह हैं और इनके बीच ही स्टार्ट किया गया है। तो क्या है, मुख्यमंत्री ने बटेश्वर उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा बाटेश्वर उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। तेलंगाना का प्रजापालन कार्यक्रम, तो आपसे पूछा था प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया है, तेलंगाना में शुरू किया गया है। नागरिकों की ज़रूरतों को पहचानने और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए पहल शुरू की गई है। गुजरात पेट्रोकेमिकल शीर्षक का दावा करता है गुजरात एक पेट्रोकेमिकल्स पावर हाउस बन रहा है। मतलब आप ये ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ सकता है हाल ही में रही चर्चा या न्यूज़ में देखा गया है कि कोई स्टेट है जो पेट्रोकेमिकल्स पावर हाउस बन रहा है, तो कौन सा है वो? गुजरात है। और मुख्य रिफाइनरी और कॉम्प्लेक्स के साथ वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित कर रहा है, जैसे कि रिलायंस और ओएनजीसी और रिलायंस हैं जिनको उसने आकर्षित किया है गुजरात ने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या बन रहा है हमारा गुजरात पेट्रोकेमिकल्स पावर हाउस। आपसे पूछ सकता है कि पेट्रोकेमिकल्स पावर हाउस की संज्ञा हाल ही में किस राज्य के बारे में कही गई है या किस राज्य को कहा गया है, तो किसको कहा गया है? गुजरात को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एलटी गवर्नर ने सीआरसी सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। ठीक है, सीआरसी सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य के एलटी गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने कंपोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी मतलब कंपोजिट रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों और कौशल विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया अभी तक का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा इस पे आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी मैं। नेक्स्ट हमारा केरल के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पीएसयू भर्ती बोर्ड का अनावरण किया है। तो कहाँ पे? स्वच्छ पीएसयू भर्ती बोर्ड। ठीक है, कहाँ पे है? केरल के मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। केरल के मुख्यमंत्री सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भर्ती बोर्ड का परिचय किया है। मतलब एक उन जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो भर्तियां होती हैं पीएसयूज की, उससे रिलेटेड उन्होंने नया बोर्ड बनाने की सिफारिश की है। एक तरीके से नई पहल है ताकि जो भी भ्रष्टाचार या कोई गलत हरकत होती है तो उन सब पर नज़र रखी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गुजरात की जलयान पर्यटन के बारे में। गुजरात में जलयान पर्यटन भी स्टार्ट हो रहा है। गुजरात आजकल बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, सारी चीज़ों में अव्वल रह रहा है, बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ क्या है? गुजरात सरकार एमडील के साथ मिलकर द्वारका के निकट स्थित बेट द्वारका के चारम में भारत के पहले जलयान पर्यटन का उपक्रम का परिचय कर रही है, जो समुद्र के नीचे अनुभव प्रदान करेगी। मतलब कि समुद्र के नीचे अनुभव प्रदान करेगी, ऐसा कुछ बना रहे हैं। गुजरात सरकार किसके साथ मिलकर बना रही है? ये बना रही है MDL के साथ मिलकर द्वारका के निकट। द्वारका मतलब समझ रहे हैं, जो जलमग्न हमारा है एरिया द्वारका, उसके लिए बेट द्वारका के चारम में बना रही है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं हमारी न्यूज आज की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ रही है, जो अर्थव्यवस्था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आजकल चल रही हैं कि हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, हमारे इकोनॉमी में कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ों के बारे में से पढ़े थे हम। तो पहला क्या कि अर्थव्यवस्था समाचार है। पहला हमारा है भारत आसियान व्यापार समझौता समीक्षा। जो हाल ही में भारत आसियान व्यापार समझौता हुआ है, उसकी समीक्षा क्या है? भारत और आसियान फरवरी में अपने व्यापार समझौते की समीक्षा और आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, ताकि व्यापार घाटे का समाधान किया जा सके और दक्षता बढ़ाई जा सके। जो आसियान देश हैं, आसियान कंट्रीज हैं, उनके साथ जो हमारा व्यापार होता है, वहाँ पे हमारा जो व्यापार घाटा है उसको हम समझ सके, कैसे कम किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर के समीक्षा होने वाली है फरवरी में। ठीक है, तो ये से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा ऋण में वृद्धि हो रही है। कैसे? भारत में शिक्षा ऋण में 20.6% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जो इस वित्तीय वर्ष के अक्टूबर तक कितना हो जाएगा? 1,10,715 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मतलब इतना हम ऋण ले रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, लोग बाहर आजकल पढ़ने जा रहे हैं, बहुत फॉरेन एजुकेशन का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स जो होते हैं बहुत लोन लेते हैं, बहुत सारे ऋण लेते हैं। उसकी वजह से ही ये जो दिखा रहा है हमारा डाटा क्या है, शिक्षा ऋण में है 20.6% की वृद्धि हो रही है, वार्षिक रूप से हो रही है।
वित्तीय वर्ष 24 में विनिवेश की चुनौतियां क्या हैं? डिसइन्वेस्टमेंट की चुनौतियां क्या है? सरकार के विनिवेश प्रयास आम चुनाव से पहले ही असावधानी के कारण वित्तीय वर्ष 2024 के लक्ष्य से चूक चुके हैं। मतलब क्या, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उन्होंने विनिवेश करना बंद करी। जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे कंपनियों को, जो भारतीय पीएसयू से भारतीय जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने कंपनियां थी उनको प्राइवेट कर रहे थे, वो थोड़ा बंद कर दिए हैं इलेक्शन की वजह से। इसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो ये लिखा हुआ है, सावधानी कारण वित्तीय वर्ष 2024 के लक्ष्य से चूक सकते हैं। जो लक्ष्य उन्होंने अपना बनाया था प्राइवेटाइजेशन का या विनिवेश का, वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया है क्योंकि अभी सब चीज़ें बंद है इलेक्शन की वजह से। नेक्स्ट हमारा है CEBR ने 2032 तक भारत को तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बताया है। CERB ने बताया 2032 तक भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अनुसंधान केंद्र जो है CEBR ने हाल ही में भारत को शताब्दी के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की पूर्वानुमान जारी किया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। तो किसने ये बताया है? तो अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अनुसंधान केंद्र ने ऐसी बात कही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारतीय बैंकों ने 12.2 करोड़ की 2% की वृद्धि प्राप्त की है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि एक रिपोर्ट में संख्यात्मक वर्ष 2022-23 में निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों के संयुक्त वित्त पत्रक की अद्वितीय 12.2% की वृद्धि की सराहना की है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कितने फाइनेंशियल ईयर जो 2023 में बैंकों की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 12.2 रही है। किसने बताया है ये? RBI ने खुद ही ये डाटा जारी किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भी RBI से रिलेटेड है। क्या है? RBI ने विदेशी मुद्रा सहयोगी योजना का परचम उड़ाया है। विदेशी मुद्रा सहयोगी योजना विदेशी मुद्रा सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक पृष्ठभूमि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे विदेशी मुद्रा सहयोगी कहा जाएगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है? बैंकिंग समाचार। जो बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है उसके बारे में है। ये भी एक तरीके से इकोनॉमी का ही हमारा पार्ट है। तो क्या है? RBI ने गुजरात के सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। RBI ने गुजरात के 4 सहकारी बैंकों पर विभिन्न अनुपालनों में कमी के कारण जुर्माना लगाया है, जिनकी धनराशि 50,000 से 7 लाख तक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि RBI ने हाल ही में किस राज्य के बैंकों पर या सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो गुजरात के बैंक से। कितने बैंक से? 4 बैंक से। उनका जुर्माना कितना हो सकता है? 50,000 से लेकर के 7 लाख तक का जुर्माना उनका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है RBI के DSIBs, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में पहचाना गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि DSIBs में जो RBI ने लिस्ट जारी की है उसमें कौन कौन से बैंक शामिल हैं? तो SBI है, HDFC बैंक है और ICICI बैंक है, जो महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में उसको पहचाना गया है। ठीक है, ICICI प्रू का बैंक हिस्सेदारी अधिग्रहण। RBI ने ICICI बैंक को 3 बैंकों में हिस्सेदारी अधिग्रहण की मंजूरी दी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी है, व्यापार समाचार से रिलेटेड है। कोका कोला का ICC के साथ 8 साल का साझेदारी समझौता। मतलब क्या हुआ है? कोका कोला के साथ ICC ने अगले 8 सालों के लिए फिर से साझेदारी समझौता किया है, क्योंकि पहले से ही कोका कोला के साथ हमारी मतलब ICC के साथ साझेदारी चल रही थी। वही था रिप्रेजेंटेटर, अब फिर से उसी को चुना गया है। ठीक है, आइकॉन ब्रांड कोका कोला के अंत तक 2021 तक चलने वाले एक 8 साल के समझौते के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाया है। मतलब ICC के साथ 8 साल तक और काम करेगा। जो हमारा आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर है या कोका कोला है, वो 2031 तक रहेगा साथ में ICC का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी हाल ही में 8 सालों के लिए ICC का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कौन सी कंपनी है? कोका कोला है। 2031 तक साथ में काम करेगी। ठीक है, इसके पहले भी कोका कोला ऑलरेडी काम कर रही थी और अब तक की सबसे ज़्यादा समय तक ICC के साथ काम करने वाली कंपनी जो है वो कोका कोला ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सितंबर 2023 तक PLI योजनाओं ने 95,000 करोड़ रुपए की निवेश आकर्षित की है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई उत्पाद संबंधित प्रोत्साहन
उत्पाद संबंधित प्रोत्साहन, मतलब कि उत्पाद से संबंधित प्रोत्साहन कि आप इतना उत्पादन कीजिए, हम आपको इतना छूट देंगे या इतनी सब्सिडी देंगे। ये सब प्रोत्साहन योजनाएं हैं क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए सार्थक सिद्ध हो रही हैं, जिसमें सितंबर तक 95,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो भारत की निर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो गवर्नमेंट उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं देती है, जो प्रोत्साहन देती है कि आप इतना उत्पादन कीजिए, हम आपको ये फ़ायदा देंगे, उसकी वजह से क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा है हमारे इस सेक्टर में। साथ ही निर्यात में बहुत बड़ा, लगभग 95,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होने की उम्मीद है इससे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, इजराइल ने आतंकित संघर्ष के बावजूद इंटेल को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 32 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है। इजराइल की सरकार ने इंटेल की उदार योजना के लिए 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 32 मिलियन डॉलर की मंजूरी से यह इजराइल में किसी कंपनी द्वारा कभी किए गए सबसे बड़े निवेश को दर्शाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किसके साथ इंटेल ने 25 अरब डॉलर की चिप प्लांट के लिए 32 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो इंटेल है पहला तो हमारा, दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है इजराइल हो गया। कितने रुपए देने के हैं, 32 मिलियन डॉलर। तो इंटेल है कंपनी जो इजराइल के साथ वो कर रही है और 32 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। LIC ने गिफ्ट सिटी में नई शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। जीवन बीमा निगम जो LIC है, जिसे अक्सर एक बीमा बड़ी संस्था कहा जा सकता है, ने निर्णय लिया है कि वह वित्तीय सेवा सेंटर IFSC की एकमात्र संचालित शाखा में एक शाखा कार्यालय खोलेगा। जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे एकमात्र अपनी शाखा खोलने के लिए उन्होंने LIC ने अभी हाल ही में मतलब ये निर्णय लिया है कि वो गिफ्ट सिटी सेंटर में एक अपनी शाखा खोलेगा। ठीक है, टाटा पावर का राजस्थान परियोजना, टाटा पावर ने राजस्थान में ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली जीती है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में राजस्थान में हुई ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली जीती है, तो कौन सा है, टाटा पावर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है AIIB फंडिंग फॉर महिंद्रा OTPP। AIIB ने महिंद्रा ग्रुप के हरित ऊर्जा ट्रस्ट के लिए वित्त पोषण का नेतृत्व किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किसने महिंद्रा ग्रुप के हरित ऊर्जा ट्रस्ट के लिए वित्त पोषण किया है, तो AIIB है। ठीक है, सरकार का भारत ब्रांड चावल जो है मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए भारत ब्रांड के तहत चावल बेचने की रणनीति है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है महत्वपूर्ण दिनों की खबरें। जो महत्वपूर्ण दिनों की खबरें हैं, पहला हमारा है वीर बाल दिवस 2023। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। ठीक है, जिसे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद करके मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों को, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ये उपभोक्ता अधिकार है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, एपिडेमिक मतलब कि अगर कोई बहुत महामारी आने वाली है उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। हर वर्ष 27 दिसंबर को विश्व ने एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है या देखा है, जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में स्थापित किया था। मुख्य रूप से किस लिए घोषित किया गया, तो कोविड-19 के माध्यम से की गई महामारियों के द्वारा की जाने वाली दीर्घकालिक हानि को देखते हुए ये दिन मनाने की घोषणा की गई है। फिर हमारा है नेक्स्ट, ये तो हमारा रिपीट हो गया है, पुरस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार समाचार में क्या, हेमंत के श्रीनिवासुलू का पुरस्कार है। गृह मंत्री ने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। मैन ऑफ द ईयर अवार्ड की नहीं दिया गया है, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, हेमंत के श्रीनिवासुलू को दिया गया है मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट हमारा है
HAL की एरो इंजन, अच्छा समाचार है ये। HAL के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा का उद्घाटन। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च और डेवलपमेंट से AERDC की नई डिजाइन और टेस्ट सुविधा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई नवाचार का केंद्र होगा। मतलब HAL ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से बेंगलुरु में एक नई शाखा खोली है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उससे रिलेटेड न्यूज है। नेक्स्ट हमारा है नौसेना के नए एडमिरल की एपोलेट्स पेश की गई है। भारतीय नौसेना में पुनः डिजाइन की गई एपोलेट्स की पेश की गई है, जिसमें भारतीय समुद्री इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। जो नौसेना में मतलब हमारे जो एडमिरल्स होते हैं उनके यहाँ पे कुछ बैच लगा होता है, एक तरीके से अलग से उनको लगाया जाता है, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज किया गया है। उससे रिलेटेड न्यूज है, जो किसके बारे में है, भारतीय समुद्री इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, एक बार उनको आप चेक कर लीजिएगा, इमेज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नियुक्तियों से रिलेटेड समाचार हमारा कौन सा है, सतीश कुमार कालरा हैं जो NESFB के MD और CEO के रूप में सतीश कुमार कालरा को सिलेक्ट किया गया है। स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। ठीक है, कि अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। नेक्स्ट हमारा है प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एंड एक्सचेंज के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रमोद अग्रवाल जी को कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया है। ठीक है, पूछ सकता है कि प्रमोद अग्रवाल जी को किसके अध्यक्ष चुना गया है, तो ठीक है, कोल इंडिया का प्रमुख चुना रह चुके हैं ये। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में उन्हें मंजूरी दी गई अभी। श्रीलंका के नए उच्चायुक्त के रूप में संतोष झा को चुना गया है। ठीक है, संतोष झा ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में श्रीलंका का कार्यभार संभाला है, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। श्रीलंका के लिए उच्चायुक्त कौन चुने गए हैं, तो संतोष झा चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा है ITTF गवर्निंग बोर्ड पर बीता डानी है। बीता डानी ने इतिहास रचते हुए ITTBF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, आप ये नाम याद रखिएगा, बीता डानी ITTF से रिलेटेड है, उनको गवर्निंग बॉडीज में चुना गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप हमारी डेली क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे, हमारी क्लासेस आप देख रहे होंगे। तो आप अगर डेली करंट अफेयर्स हमारा देखें, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग आने वाले वीडियो सारे टाइम से मिलते रहें, आप इनका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो पेड कोर्सेज हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, या कोई भी चीज़ें हो, आपको सब सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं, MCQ फॉर्म में सॉल्व भी कराते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम अवेलेबल हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और हमारा एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लिए। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।